प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर सुमरू साहब और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे कि जो PCRWR ने मॉडर्न टेक्निक के मुताबिक टोबे बनाए हैं और जिनके अंदर लोगों को पूरा साल पानी मुहैया रहता है, उनकी अपनी ज़रूरियात के लिए भी और उनके जानवरों की ज़रूरियात के लिए भी। इंजीनियर साहब ये बताइएगा कि जो टोबे पहले थे उनके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एक तो पानी ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता था जिसकी वजह से पानी ज़ाया होता था, और दूसरा सूरज बुखारात की सूरत में पानी को उड़ा लेता था जिसकी वजह से भी पानी की सतह कम हो जाती थी, पानी जल्दी ख़त्म हो जाता था। आपने इन दोनों जो प्रॉब्लम्स थी उसको किस तरह ख़त्म किया? जी शुक्रिया रहमान साहब। मैं बताऊं कि इस प्रोजेक्ट से पहले जी लोगों ने अपने तौर पे छोटे छोटे टोबे बनाए हुए हैं जिनकी गहराई 5, 6 या 7 फुट तक होती है, और वो टोबे बारिश के बाद 2-3 महीने में खुश्क हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाते हैं, फिर वो आबादी की तरफ रुख करते हैं, अपने जानवर को आबादी की तरफ। वहाँ फिर एक मसाइल पैदा हो जाते हैं, एक तो लोगों के आपस में झगड़े हो जाते हैं, फसलों का नुकसान होता है, ये होता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जो बड़े टोबे हैं या जो बड़े तालाब हैं उनको डिज़ाइन किया, उसमें लेटेस्ट टेक्निक की। इसके करने से ये हुआ कि 12 महीने कभी भी चोलिस्तान से पानी ख़त्म नहीं होता। ठीक है। अब इसमें यह है कि वो जाहिर है कि पानी आपने इस टोबे की ज़मीन के ऊपर आया को पॉलीथीन शीट अप्लाई की है, कोई और चीज़ लगाई है? जी, ये मैं बताने लगा हूँ कि पानी के ज़ाया होने के 2 मेजर्स जो है ना ज़रिए हैं। एक तो ये है कि पानी बुखारात यानी जिसको एवापोरेशन कहते हैं उसके ज़रिए ज़मीन उड़ जाता है, बुखार हो जाता है, और दूसरा ये है नुकसान है पानी का कि वो पानी ज़ेर ज़मीन सीपेज हो जाती है। ठीक है। तो वो सीपेज को कंट्रोल करने के लिए हमने अपने टोबों के तह में पॉलीथीन शीट बिछाकर उसके ऊपर 4-5 इंच मिट्टी का तह दे दिया है ताकि ये पॉलीथीन जो है ना डिस्टर्ब ना हो जाए, अपनी जगह से हिले ना। जी, हिले ना। ठीक है। और फिर जब पानी आ जाता है वो भर जाते हैं तो वो सेट हो जाती है। ठीक है। तो उसको किया है, और बुखारात को कम करने के लिए हमने एक तो ये है कि इसके गिर्द एक कच्ची ईंटों की दीवार बनाई हुई है। अच्छा। और इस दीवार का फ़ायदा ये है कि जब तेज़ हवा लगती है, जो मेजर काज है एवापोरेशन का, वो पानी को टच कम करती है, यानी उससे एक कमी आती है। ये मैं नहीं कह सकता कि उससे बिल्कुल जो ये लॉसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये उसमें कमी होती है। ठीक है। इसके अलावा फिर जो इन तालाब से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को 3 साइडों पे हम कवर कर लेते हैं, सिर्फ एक साइड जो है ना वो खुला रखते हैं। अच्छा, जो मकामी टोबाजात हैं, मकामी टोबाजात में ये क्या करते हैं कि वो एक साइड पे मिट्टी रखते हैं, 3 साइड खुले होते हैं। अच्छा। और जिसकी वजह से वो सारा रेत गंद बला उन टोबों में चला जाता है। ठीक है। और वो टोबे जल्दी भर जाते हैं। जबकि हमारे जो टोबे हैं उसमें सिर्फ पानी चैनल के जरिए जाता है, चैनलों से भी पहले वो सिल्ट ट्रैप में होगा, उसके बाद वो जाकर उसमें होगा। अच्छा, इसका दूसरा फायदा ये है कि जो मकामी टोबे हैं उसमें जानवर बराह रास्त टोबे में अंदर चले जाते हैं। हाँ जी, हमने अक्सर देखा है कि भैंसें, गाय और जो ऊँट हैं वो भी उसी जगह से पानी पी रहे होते हैं, इवन उसके अंदर खड़े होते हैं और इंसान भी वहीं से पानी भर रहे होते हैं। जी, तो अब जबकि हमारे टोबे में बराह रास्त अंदर जानवर नहीं जा सकता। ठीक है। हमने उधर इर्द-गिर्द बाड़ लगी हुई है, जो एक किस्म की तो दीवार है आपने बनाई थी कच्ची ईंटों की। कच्ची दीवार बनाई हुई है, और फिर वहाँ बड़ी आम लोकल टेक्नोलॉजी, एक डोंकी पंप जो एक साइकिल के व्हील के ऊपर व्हील के ऊपर उसको चलाया जाता है। यानी एक व्हील बनाकर उसमें लगाकर उसको हाथ से घुमाकर वो चलाते हैं और लोग वो पानी बाहर निकालते हैं। अच्छा, यानी कि डायरेक्ट भी बाल्टियां नहीं डालते? जी नहीं, वो आराम से वो उसको व्हील को चलाकर
वो पानी बाहर निकालते हैं। वहाँ एक बाहर पानी की खुरली बनाकर दी हुई है, वहाँ वो पानी उस खुरली में आता है और वो खुरली को भरते हैं और आराम से आकर इंसानों के लिए मुख्तलिफ खुरली है और जानवरों के लिए मुख्तलिफ है। इंसान जब है वो बराह रास्त पानी जब वो पंप से निकलता है वहां से अपना घड़ा भर लेते हैं, और जबकि जो जानवरों है वो उसको खुरली में पानी जमा किया जाता है, वो खुरली से पानी पी लेते हैं। ठीक है। तो इससे ये है कि पानी की क्वालिटी भी किसी हद तक खराब होने से बचती है, उसमें जो जानवरों का फजला है वो उसमें नहीं जाता। जैसे मुझे बताइएगा कि आपके इन टोपों के बनने के बाद उस इलाके के जो मकीन थे उनकी जिंदगियों पे क्या असरात मुरतब हुए, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये देखो, पहले जो लोग बेचारे 2-3 माह रहकर फिर उनको बाहर जाना पड़ता था, आबादी का रुख करना पड़ता था जी। अब उनको पानी मयसर है 12 महीने के लिए। ठीक है। कि 12 महीने वो अपनी जानवर वहाँ रख सकते हैं। उसमें एक मसाला ज़रूर आता है कि जब ज़्यादा देर जानवर उधर रहें जी, तो फिर घास में कमी वाक़या हो जाती है। तो लेकिन जब लोग फिर इस बात को भी प्रेफर करते हैं, ख़ास करके जो आबादी या सड़कों के करीब लोग हैं, फिर वो वहाँ से गंदम की तूड़ी या कुछ चीज़ें ले आते हैं ताकि वहाँ भी जाकर पैसों से चीज़ें खरीदनी है तो यहाँ भी लाकर जानवरों को वो दी जाए, वो उनको आराम से रखा जा सकता है। जैसा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने चोलिस्तान के सहरा के अंदर ये टोबे बनाए, आया यही तरीका हमारे थर के रेगिस्तान में और चागी के अंदर भी अप्लाई हो सकता है? जी बिल्कुल। हमारे महकमे PCRWR ने थर में एक मिट्टी के मकाम पर अपना एक रिसर्च सेंटर खोला है। अच्छा। और वहाँ थर में भी ये मॉडल, चोलिस्तान मॉडल को अप्लाई किया हुआ है, जिसमें 15 से 20 तालाब बन चुके हैं और वहाँ मजीद काम, वो भी 15,000 क्यूबिक मीटर जी एग्जैक्टली सेम मॉडल जो है ना वो वहाँ पे वो बनाया जा रहा है। और इसी तरह हमारा जो चागी खारान का सहरा है उसमें भी इस मॉडल को अप्लाई किया जा सकता है। हमारा क्वेटा का सेंटर है वो उन्होंने भी कुछ हद तक ये इस तरह के तालाब वहाँ पे बनाए हुए हैं। आया है कि थर का जो रेगिस्तान है उसके अंदर तो लोग काश्तकारी भी करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं। हाँ, बारानी इलाका है, बारिश हो जाए तो फसलात हो जाती हैं, बारिश ना हो तो फसलात नहीं होती। लेकिन हमने चोलिस्तान के अंदर बारानी इलाका नहीं देखा जहाँ पर लोग माल मवेशी तो पालते हैं लेकिन ज़राअत के मकासद के लिए ज़राअत नहीं करते। इसकी क्या वजह है? इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ और लोगों का भी ये है कि एक तो ये है कि जो हमारा चोलिस्तान का कोर एरिया है या जो अंदर चोलिस्तान है एरिया, वो स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है। ठीक है। और वहाँ पे किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वहाँ पे अपनी फसल कर सके। ठीक है। और वो ज़ाहिर है फसल को करने के लिए एक लागत चाहिए, ज़मीन को सीधा करना होता है, लेकिन उसको एक यकीन नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे लागत कर लूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पे ज़मीन को भी सीधा कर लूँ तो उसके बाद मुझे ये हक कितना मिलेगा। तो इसका बुनियादी वजह तो यही है, ज़मीन के मालिकाना हुकूक वहाँ नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो चोलिस्तान का बॉर्डर है या चोलिस्तान जो शहरों से इलाके हैं वहाँ लोगों को ज़मीन की अलाटमेंट है, तो वहाँ लोग ये काश्त करते हैं। वहाँ चाहे उनको ट्यूबवेल लगाने पड़ जाएं या कहीं किसी को इरिगेशन का पानी मिल जाए, वहाँ तो ये काश्त करते हैं। लेकिन अंदरूनी चोलिस्तान ये इस वक्त नहीं है। उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि लोगों को ये हक हासिल नहीं है मालिकाना। इसके अलावा मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि थर के अंदर खजूर का दरख्त जो है वो कसरत से पाया जाता है, जबकि हमारे जो चोलिस्तान का सहरा है उसके अंदर लोगों के अंदर ये ट्रेंड नहीं देखा कि उन्होंने खजूर का दरख्त जो कम पानी के अंदर भी बेहतरीन परवान चढ़ता है, जो सख्त हालात को बर्दाश्त करता है, लोगों ने नहीं लगाए। इसकी वजह भी क्या आप यही समझते हैं कि लोगों के पास मालिकाना हकूक नहीं है? बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमाया आपने। देखो, खजूर भी एक ऐसा पौधा है जिसको एक मालिक चाहिए।
तो मालिक उस वक्त होगा जब किसी को मालकाना हुकूक होंगे। खजूर के दरख्त को लगाना पड़ेगा और उसकी फिर मतलब उसको संभाल भी करनी पड़ेगी। तो यही वजह है कि वहाँ पे लोगों में ये रुझान नहीं है। हाँ, अलबत्ता खजूर के दरख्त के एक सलाहियत जांचने के लिए हमारे इदारे ने अपनी जो तहकीकाती सेंटर है दीनगढ़ में, वहाँ पे कुछ खजूर के दरख्त लगाए हैं और वहाँ माशाल्लाह उनकी अच्छी ग्रोथ है। वो शुरू हो गई है। 3-4 साल के अभी पौधे हैं और उम्मीद है कि 1-2 साल के बाद ये इसमें फल लगना शुरू हो जाएगा। तो हम एक रिसर्च करके एक मॉडल पेश करते हैं कौम के लिए, हुकूमत के लिए, कि इस मॉडल को आगे फैलाया जाए। ठीक है इंजीनियर साहब, ये चरागाहों का जो इस्लाह होती है कि लोग अपनी जो चरागाह है उसको एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, ये ना हो कि अपने जानवरों को खुला छोड़ दें और वो चरागाह में जितनी घास है सारी की सारी खा लें। इसकी एक मैनेजमेंट पूरी होती है जिसको रेंज मैनेजमेंट भी कहा जाता है। चरागाहों की इस्लाह के लिए आप क्या सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए उस इलाके के लोगों को, रहने वालों को, ताकि उनकी घास जो है पानी के साथ साथ उनकी घास भी सारा साल दस्तयाब रहे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। असल में होता यूँ है कि अगर लोग जब नकल मकानी करके जाते हैं और फिर जैसे ही बारिश होती है, बारिश की पहली बूंद होती है, तो लोग भी उकताए हुए होते हैं अपनी आबादी में और जानवरों को लेकर चोलिस्तान का रुख कर लेते हैं। ठीक है। उससे नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही घास की छोटी छोटी कोंपलियां निकलती हैं बारिश तो की वजह से, जी हाँ, तो वो उसको खास करके जो ये भेड़ है ये जल्दी उसको निकाल लेती है। तो असल में होना ये चाहिए कि इसको कुछ अरसा छोड़ा जाए ताकि ये जो घास है कुछ हद तक निकल जाए, उसके बाद हम इसकी हो। जी हाँ, तो उसके बाद हम जानवरों को छोड़ें तो फिर इतना घास हमारे पास मैसर हो जाएगा कि हम इसको पूरा साल जो है ना उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। तो ये एक अमेरिका में एक रेंज मैनेजमेंट का मॉडल है जिसमें जो चरवाहे हैं उनकी एक एसोसिएशन है। अच्छा। वो एसोसिएशन के तहत उन्होंने अपने तौर पे कुछ रूल्स, कुछ कायदे बनाए हुए हैं कि जी हमने इस एरिया को इतने दिनों के लिए जो है ना अपने जानवर छोड़ने हैं, उसके बाद इसमें बंद करना है और फिर अपने जानवरों को इस एरिया में, तो यानी कि वक्फा देते हैं कुछ इलाकों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट। इसी मॉडल को इधर अप्लाई करने के लिए हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में आगाही इस तरह की जो है ना वो दी जाए। ठीक है। अब आगाही के जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें बहुत एक टाइम लगता है। बहुत हमने लोगों को इकट्ठे किए हैं, उनके इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, उनमें एक रियलाइजेशन जो है ना डेवलप की है कि इस तरह हमारे करने से हमारी चरागाहें जो है ना वो एक काफ़ी हद तक सस्टेनेबल रहेंगी और हमारे लिए ये पूरा साल जो है ना, जब जो हमारे पास एक गैप आ जाता है वो गैप ख़त्म हो जाएगा और पूरे साल हमारे पास घास मैसर होगा अगर हम इसको मैनेज कर सकें। ठीक है। इसके अलावा बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, यहाँ लेते हैं इंजीनियर साहब से इजाज़त। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम के आखिर में हम सिर्फ अगर इतनी सी बात जान लें कि जितनी बारिश चोलिस्तान के अंदर एक साल में होती है, अगर हम उस पानी को महफूज करने में कामयाब हो जाएं तो वो तकरीबन 350 मिलियन क्यूबिक मीटर बनता है। इस पानी से हम 1 लाख एकड़ रकबे को ज़ेरे काश ला सकते हैं और 1 लाख एकड़ रकबा अगर सिर्फ 1 लाख रुपया सालाना आमदन दे तो इससे 10 अरब रुपए आमदन हासिल की जा सकती है और 10,000 से ज़ायद ख़ानदानों को मुस्तकिल रोज़गार मुहैया किया जा सकता है। इसी के साथ इसके अलावा सहराए थर और चागी खारान का सहरा भी वाक़ है। उन सहराओं के अंदर भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल करके हम पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं,
लोगों को रोजगार दे सकते हैं और एक खुद कफील मुल्क बन सकते हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इस यकीन के साथ इजाज़त दीजिए कि हम बहुत जल्द एक खुद कफील पाकिस्तान ज़रूर देखेंगे। हमारे प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए खुद कफील पाकिस्तान @ Facebook। अल्लाह निगहबान।